नमस्ते नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त और बहुत ही ज्यादा मस्त होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का मैं भावना भाटी स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। तो सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाओ, क्लास को फिर हम अपनी शुरू करने वाले हैं। तो सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त होंगे। तो आज हम अपने टॉपिक की बात करने वाले हैं सेल की। तो आगे आने वाले कल आप लोगों का जैसे फ्राइडे है, तो कोशिश करेंगे कि आज और कल आप लोगों का जो सेल है इसको हम बहुत अच्छे तरीके से खत्म कर पाए। ठीक है, तो टॉपिक को आ जाइए, शुरू कर लिया जाए। सबसे पहले आप लोग सभी मुझे बता दें, आप लोग मुझे सुन पा रहे हो क्या? सभी बच्चों को मेरी आवाज पहुंच रही होगी बिल्कुल। अगर सभी बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं तो थम्स अप कर दो, है ना। सारे के सारे बच्चे अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो आप थम्स अप कर दीजिए। सभी को गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सभी को राधे राधे। तो आइए बेटा, सेल के अंदर हम लोग बात कर रहे थे सेल ऑर्गेनल्स की। सेल ऑर्गेनल्स की हम लोग बात कर रहे थे, जिसको हम लोग कहते हैं कोशिकांग। तो कोशिकांगों में कल की क्लास में मैंने आपको कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली इनके बारे में बताया था। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली से एक दो पॉइंट हमारे रहते हैं, उनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों को कल की क्लास में पढ़ा रही थी कोशिका झिल्ली, जिसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग कहते हैं भाई सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ हम लोग कल की क्लास में इसको पढ़ रहे थे, तो थोड़ा सा इसके बारे में एक दो पॉइंट जो है उनको मैं क्लियर कर लेती हूँ। इसका ना काम रह गया था, कोशिका झिल्ली का काम रह गया था कि कोशिका झिल्ली जो है ये क्या काम करती है। तो ये सब में पाई जाती है, आपने पढ़ा था, चाहे पादप हो, चाहे जंतु हो, चाहे जीवाणु हो, चाहे कवक हो, सब में ये पाई जाती है और सब में ये फास्फोलिपिड की बनी हुई होती है। अब इसके काम के बारे में हम लोगों ने बात करनी है। तो आप लोगों को ये दूसरे नंबर पर मैं पढ़ा रही थी, इसका काम क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। इसका कार्य मैंने कहा ये कोशिका की मम्मी होती है भाई, है ना। हमने कहा था कि ये कोशिका की क्या होती है, मम्मी। क्यों? क्योंकि ये कोशिका के अंदर कौन सा पदार्थ जाएगा और कौन सा कोशिका से बाहर आएगा, इस चीज का चुनाव करती है। तो इसका काम क्या होता है भाई कोशिका झिल्ली का? तो लिखोगे कोशिका के अंदर। इसका काम होता है कोशिका के अंदर तथा बाहर जाने वाले, ठीक है, तथा बाहर जाने वाले पदार्थों का चयन, जाने वाले पदार्थों का चयन करना। इसका काम होता है कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थों का चयन करना। तो आप लोग इंग्लिश में बताकर चल सकते हो, ये करती है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। इसका काम होता है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, इनसाइड एंड आउटसाइड फ्रॉम द सेल। तो आप लोग बताएंगे कि कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर जाने वाले पदार्थों का चयन करती है कोशिका झिल्ली। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि भाई प्यारे बच्चों, कोई भी चीज है, कोई भी, जैसे कोई मान लो पानी है, कोई बैक्टीरिया है, ऐसा समझ लो बेटा। 5 तारीख की पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए बेटा। पीडीएफ भी उसकी अपलोड है, क्लास भी वो अपलोड है, पीडीएफ तो उसकी अपलोड है प्यारे बच्चे, एक बार आप चेक करेंगे। ठीक है, तो अब देखो इधर, जैसे कि कोशिका है ना, इसको समझेंगे अब हम लोग कि कोशिका के अंदर तथा बाहर जाने वाले पदार्थों का चयन करना, ये काम होता है कोशिका झिल्ली का। अब मान लीजिए ये कोई कोशिका है प्यारे बच्चों, ये कोई कोशिका है। अब इस कोशिका के आसपास रखा हुआ है ऐसे पानी, इस कोशिका के आसपास ये रखा हुआ है पानी। ठीक है, तो ये जो पानी है प्यारे बच्चे, ये कोशिका के अंदर जाना चाहता है। ये जो जल है ये कोशिका के अंदर जाना चाहता है। तो कैसे जाएगा? तो जैसे ये जल कोशिका के अंदर जाएगा तो इसको इस पीली संरचना से, ये जो मैंने पीला पीला बनाया है, ये पीला, ये जो मैंने पीला पीला, ये है कोशिका झिल्ली, इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। तो इससे परमिशन लेनी पड़ेगी पहले। अगर कोशिका झिल्ली परमिट करेगी कि भाई आजा भाई पानी, चला जा कोशिका के अंदर, तो ये पानी कोशिका के अंदर चला जाएगा। और मैडम जी कोशिका के अंदर जो पानी है, मान लो ये कोशिका के अंदर है कोई लिक्विड, अब ये लिक्विड कोशिका से बाहर आना चाहता है, तो ये भी परमिशन लेकर ही आएगा कोशिका झिल्ली से बाहर। तो कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर कोई भी पदार्थ अगर जाता है तो ये जाने की जो परमिशन देती है वो कोशिका झिल्ली देती है, वो सेल मेम्ब्रेन ही देती है। तो सेल मेम्ब्रेन का ही काम होता है कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थों का चयन करना। अब मैडम कोशिका झिल्ली इसको पानी को कब परमिशन देगी कि आजा कोशिका में बढ़ जा, कोशिका के अंदर आजा भाई पानी, तुझे परमिशन है, आजा पानी कोशिका के अंदर। तो कब परमिशन देगी? इसके लिए आप लोगों को एक छोटी सी चीज पढ़नी पड़ेगी। इसके लिए आपको पढ़नी पड़ेगी एक छोटी सी चीज। क्या? ये ये 3 चीजें हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा। मैम ये 3 चीजें क्या है? एक तो आपको दिख रहा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक, जिसको कहा जाता है अति प्रसारी, अति प्रसरी विलयन, जिसको हम लोग कह देते हैं अति प्रसरी विलयन। ठीक है, समझ में आ गई बात। और एक आपको पढ़ना पड़ेगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसको हम लोग कहते हैं अल्प प्रसरी, अल्प प्रसरी विलयन। ठीक है, तो ये इस तरीके से 3 चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, जो आपको पेपर में पूछी जा सकती हैं। और मैम तीसरा क्या होता है? आइसोटोनिक, सम प्रसारी विलयन। ठीक है, सम प्रसरी विलयन, इसको कहा जाता है सम प्रसरी विलयन। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये 3 चीजें क्या है मैम, अब हमें ये समझाओ, ये 3 चीजें क्या है अब हमें ये समझाओ। कब एक कोशिका झिल्ली पानी को कहेगी कि पानी कोशिका के अंदर चले जाओ, और जैसे ही पानी कोशिका में जाएगा कोशिका मोटूराम हो जाएगी। और कब? जब कोशिका के अंदर पानी है, कोशिका मोटूराम हो गई, तो कब कोशिका कहेगी इस पानी को बाहर निकालकर पतली हो जाओ, पिचक जाओ। जैसे गुब्बारा, गुब्बारे को मान लो तुम एक कोशिका है गुब्बारा, अब जब तुम उस गुब्बारे में पानी भर देते हो तो गुब्बारे से फूल जाता है, मोटा हो जाता है, लेकिन जब उस गुब्बारे से पानी निकाल देते हो बेचारा वापस से सिकुड़ जाता है। तो वैसे ही कोशिका भी अपने आकार को बढ़ाती है और घटाती है। कब कोशिका फूल रही है, कब कोशिका प्यारे बच्चे पिचक रही है, ये आपको पूछा जाता है। तो आओ, हाँ जी, हम ऐसे यहाँ से बात करेंगे कि अब कैसे कोशिका प्यारे बच्चे अंदर जाएगी और कैसे कोशिका से पानी बाहर आएगा। तो देखो, सबसे पहले बात कर रहे हैं अति प्रसारी विलयन की, सबसे पहले बात करेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। तो मैं पहले आपको बता दूं कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो भाई लिखेंगे सबसे पहले हाइपरटोनिक। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन प्यारे बच्चे, हाइपरटोनिक। कभी भी आप बायोलॉजी में हाइपर शब्द का मतलब पढ़ेंगे, कभी भी आपको बायोलॉजी में हाइपर शब्द कहीं भी लिखा मिले, जैसे भी पढ़ोगे हाइपरटेंशन, है ना, हाइपर थायराइड या हाइपोथायराइड, ये ऐसे शब्द हैं जिनका मतलब होता है ज्यादा, अधिक। तो हाइपर का मतलब होता है अधिक। कई बार तुम गुस्सा करते हो, तुम लाल पीले हो जाते हो गुस्से से, तो तुमसे कहते हैं दूसरे लोग, अरे भैया शांत हो जा, क्यों हाइपर हो रहा है, काय को हाइपर हो रहा है, शांत हो जा। हाइपर का मतलब ज्यादा गुस्सा करना, ज्यादा, जब हम ज्यादा गुस्सा कर देते हैं हाइपर हो जाते हैं। तो हाइपर टर्म का मतलब होता है अधिक, हाइपर टर्म का मतलब होता है अधिक। ठीक है, और टोनिक मतलब प्रसारी,
प्रसरी, और सोल्यूशन मतलब विलियन। तो ऐसा विलियन जो अधिक प्रसरी है, यानी कि इसी को कहते हैं हम लोग अति प्रसरी विलियन। अति, अति का मतलब तो जानते हो अधिक, अति का मतलब होता है अधिक, कहते हैं ना अति कर दी अब तो तूने, हर चीज की अति होती है, अति कर दी, अति का मतलब अधिक, तो इसको आप अति प्रसरी विलियन के नाम से भी जानते हो, है ना। तो इसको ही आप लोग एक और नाम से भी जानते हैं, अति प्रसरी। तो आपको ये जानना है कि मैम अति प्रसरी विलियन आखिर में होता क्या है, जो आपने हमें यहाँ दिखाया है अति प्रसरी विलियन, ये वास्तव में है क्या, है ना, ये वास्तव में है क्या। क्लियर। तो मैम केमिस्ट्री कवर नहीं हो रही थी कि प्लीज कुछ बताओ, है केमिस्ट्री कवर नहीं हो रही है बेटा, केमिस्ट्री आप लोगों की होगी ना, जब आप लोगों का बायो खत्म हो जाएगा उसके बाद आपकी केमिस्ट्री होगी, ठीक है। तो एक एक करके होगा सारी चीजें। क्लियर। चलो आ जाओ, अब आगे बात करेंगे। ग्रुप डी में कितनी आती है बायोलॉजी? ग्रुप डी में आती है प्यारे बच्चे 8 से 9 क्वेश्चन बायो के मिल जाते हैं आपको ग्रुप डी में। क्लियर। अब सुनो मेरी बात कि मैम अति प्रसारी विलियन होता क्या है। तो बेटा ऐसा विलियन जिसकी सांद्रता कोशिका के अंदर भरे हुए विलियन से अधिक होती है, उसको कहते हैं प्रसारी, अति प्रसारी विलियन। तो लिख दो, चलो लिखेंगे ऐसा विलियन जिसकी सांद्रता, ठीक है, जिसकी सांद्रता बोले तो अमाउंट बोले तो कंसंट्रेशन, जिसकी सांद्रता कोशिका रस से अधिक होती है, कोशिका रस से अधिक होती है प्यारे बच्चे, ठीक है, उसको आप लोग क्या कहते हो, कोशिका रस से अधिक होती है, उसी को आप लोग क्या कहते हो, अति प्रसारी विलियन। क्लियर। तो ऐसा विलियन जिसकी सांद्रता कोशिका रस से अधिक है, लिख लो पहले, लिखेंगे सॉल्यूशंस which have more या higher concentration, which have higher concentration by cell sap होता है कोशा रस। अब मैम इस चीज को समझाओ मैं डायग्राम से, ठीक है बेटा। तो ऐसा विलियन जिसकी कंसंट्रेशन कोशिका रस से ज्यादा होती है, मान लो ये कोशिका है बेटा, अब इसके अंदर भरा हुआ है ये रस, इस कोशिका के अंदर भरा हुआ है ये रस, लो भाई ये भरा हुआ, ये कोशिका के अंदर भरा हुआ है रस, ठीक है, लो ये भर दिया मैंने, ये कोशिका है आपकी और इसके अंदर ये रस भरा हुआ है। क्लियर। हाँ जी मैम समझ में आ गया। अब इस कोशिका को मैंने रख दिया एक विलियन में, मैंने इस कोशिका को रख दिया एक बर्तन में, रख दिया ऐसे इस कोशिका को, ये रख दिया मैंने इस कोशिका को एक बर्तन में। अब इस बर्तन में मैंने भर दिया पानी, तो लो ये जो नीले रंग से मैंने बनाया ये पानी बना दिया, ये नीले रंग से जो मैंने बनाया ये पानी है। इस कोशिका को मैंने रख दिया एक बर्तन में और बर्तन में मैंने भर दिया पानी। भाई पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, इसमें मिला दो जैसा ये हो जाए वैसा, तो ये भर दिया लो भाई मैंने इसमें पानी। आगे बात समझ में। तो ये तो एक कोशिका है जो आपको दिख रही है रेड कलर की, ये कोशिका रखी हुई है ना, ये क्या है रेड कलर से जो दिख रही है ये कोशिका है बेटा, है ना, ये कोशिका है, और इसके अंदर ये एक सेल है बच्चा, और इसके अंदर जो व्हाइट तुम्हें दिख रहा है ये कोशा रस है, ये है कोशा रस, मतलब कोशिका के अंदर भरा हुआ रस, ये है कोशिका रस, इसी को कहते हो सेल सैप। तो ये कोशिका के अंदर भरा हुआ सैप है, रस है। और मैम ये जो नीला नीला दिख रहा है ये भाई पानी है, ये वाटर है। अब होगा क्या, अब मैंने क्या कहा कि ऐसा विलियन जिसकी सांद्रता कोशिका रस से अधिक होती है, कोशिका रस से अधिक है सांद्रता, मतलब ये तो कोशिका रस है, इसकी सांद्रता तो कम है, मतलब इसकी सांद्रता तो लो है, यहाँ पर तो कंसंट्रेशन लो है, कम है, लेकिन ये जो पानी यहाँ पे भरा हुआ है, ये जो विलियन यहाँ पे भरा हुआ है, इसकी सांद्रता अधिक है, यहाँ पर सांद्रता क्या है, अधिक है। तो हमने क्या कहा कि ऐसा विलियन जिसकी सांद्रता कोशिका रस से अधिक होती है, जिसकी सांद्रता कोशिका रस से अधिक होती है, उसको कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये जो पानी है ना, आपको पता है इसकी सांद्रता इससे अधिक है, ये कोशा रस है और ये पानी है, तो पानी की सांद्रता इससे अधिक है बेटा, तो इसलिए ये जो पानी यहाँ पर है इसी को कहोगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो जब भी कोशिका को किसी ऐसे विलियन में रखोगे जिसकी सांद्रता ज्यादा है कोशिका के अंदर पानी वाले लिक्विड से, तो कोशिका का लिक्विड क्या करेगा, कोशिका का जो लिक्विड है वो बाहर को निकलकर बहने लगेगा, ऐसे कोशिका का तरल ऐसे बाहर को जाने लगेगा, कम से अधिक की तरफ जाने लगेगा। कोशिका के जो रस है ये सारा का सारा रस इसके अंदर से निकलकर यहाँ जाने लगेगा, क्योंकि हमेशा याद रखना कि कम से ज्यादा की तरफ को बढ़ते हैं पार्टिकल, जो लिक्विड के पार्टिकल है वो कम सांद्रता से अधिक की तरफ को बढ़ते हैं। तो यहाँ सांद्रता कम है, यहाँ सांद्रता ज्यादा है, तो ये भी ज्यादा वाले की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये इधर से निकलकर इधर को बढ़ने लग जाते हैं, तो सारा पानी कोशिका का बाहर निकल जाता है, सारा पानी कोशिका का बाहर निकलकर यहाँ मिल जाएगा। तो कोशिका कैसी हो जाएगी बताओ, जब कोशिका से सारा पानी निकल गया तो कोशिका सिकुड़ जाती है, कोशिका श्रिंक हो जाती है। तो यही तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि जब कोशिका को अति प्रसारी विलियन में रखते हैं, अति प्रसारी से समझ जाना कि किसी ऐसे विलियन में रख रहे हैं जिसकी सांद्रता ज्यादा है, कोशिका से ज्यादा है, तो कोशिका के अंदर जो लिक्विड है वो सारा का सारा बाहर निकलकर अधिक सांद्रता वाले विलियन में जाकर मिल जाएगा। ठीक है, इनका मन नहीं लगता यहाँ, ये कहते हैं हम तो कम है, ये सामने वाला पानी कहता है चिढ़ाता रहता है मुझमें तो ज्यादा सांद्रता है, कोशिका से कहता रहता है मुझमें तो ज्यादा सांद्रता है, और कोशिका के अंदर जो लिक्विड है वो चिढ़ता रहता है बैठकर तुझमें ज्यादा सांद्रता है, रुक जा हम भी वहीं आ रहे हैं, रुक जाओ अभी हम भी वहीं आ रहे हैं। तो कोशिका के जल ये जो सेल सैप है ये कहता है इससे पानी से कि रुक जा मैं भी वहीं आ रहा हूँ, तो सारा का सारा पानी निकलकर भाग जाते हैं ज्यादा वाले के पास। तो कोशिका में तो कुछ नहीं रहता भैया, कोशिका का सारा पानी बाहर निकलकर पानी में मिल जाएगा और कोशिका श्रिंक हो जाएगी, कोशिका सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा कि जब भी कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोशिका सिकुड़ जाती है, याद रखना कोशिका श्रिंक हो जाती है। क्या हो जाती है प्यारे बच्चे, श्रिंक हो जाती है, सेल जो होती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो। यहाँ पे देखो बेचारी कोशिका पिचक गई ना, क्यों पिचक गई, क्योंकि यहाँ की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है ये पानी इसकी सांद्रता अधिक है ना, और कोशिका के अंदर सांद्रता कम है, तो कम से सारे के सारे मॉलिक्यूल अधिक की तरफ को जाते हैं, तो सारे मॉलिक्यूल भाग जाते हैं अधिक की तरफ को, सारा पानी बाहर आ जाता है कोशिका का, कोशिका सिकुड़ जाती है। क्लियर। अब इसका उल्टा कैसे होगा, इसका उल्टा होता है अल्प प्रसारी विलियन में। तो मैम अल्प प्रसारी विलियन क्या है, आ जाओ इसे भी पढ़ते हैं। अल्प प्रसारी विलियन, दूसरी हेडिंग डालेंगे अल्प प्रसारी विलियन। मैम ये क्या है, चलो इसको भी पढ़ते हैं। अल्प प्रसारी विलियन, ठीक है। अल्प प्रसारी विलियन कौन सा होता है भाई, इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपो। देखो सेम से वर्ड है, हाइपर
मतलब ज्यादा और हाइपो मतलब कम। अल्प का मतलब तो समझते हो, अल्प अल्प मात्रा में मुझे एक लड्डू दे दो ना, अल्प सा दे दो, अल्प सा लड्डू, हिंदी में पढ़ते हो तुम, अल्प विराम, छोटा सा विराम। तो मतलब अल्प का मतलब होता है छोटा। अल्प आहारी, आपने कई बार सुना है जिन बच्चों को अच्छे से खाना नहीं मिलता तो उनको कह देते हैं बेचारे अल्प आहारी है, मतलब इनको कम खाना मिलता है। अल्प का मतलब कम, तो ऐसा विलियन जिसकी सांद्रता कम है। किससे कम है? कोशिका के अंदर भरे हुए लिक्विड से कम है। तो आ जाओ अल्प प्रसारी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन उल्टा हो जाएगा। ऐसा सॉल्यूशन प्यारे बच्चे लिखेंगे, ऐसा सॉल्यूशन, मजे मजे में पढ़नी है चीजें। ऐसा विलियन जिसकी सांद्रता, ठीक है, जिसकी सांद्रता कोशिका रस से कम होती है, कोशिका रस से कम होती है। इस बार कम है प्यारे बच्चे, पहले जो पढ़ा था उसमें ज्यादा थी, कम होती है, ठीक है, आप लोग बताएंगे कम होती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अल्प प्रसारी विलियन कहते हैं। तो ऐसा विलियन जिसकी सांद्रता कोशिका रस से कम होती है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन विच हैव लेस कंसंट्रेशन है भाई, लेस कंसंट्रेशन बाय सेल सेप। सेल सेप क्या है? जो कोशिका में भरा हुआ रस है वो होता है सेल सेप। अब फिर से समझते हैं भाई, ये कोशिका है, बिल्कुल ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर भरा हुआ है ये सेल सेप, ये भरा हुआ है इस कोशिका के अंदर सेल सेप, क्लियर, ये भरा हुआ है इसके अंदर सेल सेप। अब इसको हमने फिर से एक बर्तन में रख दिया भैया, लो फिर से इस कोशिका को एक बर्तन में रख दिया, इस बर्तन में ये पानी भरा हुआ है, ये भरा हुआ पानी, ये भरा हुआ भाई पानी। अब ये जो पानी है इसकी सांद्रता जो है इस बार कम है, इसकी सांद्रता इस बार कम है ना। तो हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पर तो सांद्रता क्या है? कम है। यहाँ पर सांद्रता क्या है भाई? कम है। यहाँ पर जो सांद्रता है वो क्या है? कम है। चलो लिखते हैं कम है सांद्रता। यहाँ पर जो सांद्रता है वो कम है, लेकिन यहाँ पर जो सांद्रता इस बार ज्यादा है, उल्टा हो गया। इस बार यहाँ पर मोर कंसंट्रेशन है, यहाँ पर कम है। तो मैंने कहा था हमेशा पार्टिकल ज्यादा की तरफ को बढ़ते हैं, चाहे वो पानी के हो चाहे वो कोशिका रस के पार्टिकल हो। तो कोशिका रस के पार्टिकल ने चिढ़ाना शुरू कर दिया इसको, पानी को, ये पानी है, पानी को चिढ़ाना शुरू करा, ओए होए पानी तेरी सांद्रता तो कम है, हमारी सांद्रता ज्यादा है। तो पानी चिढ़ गया, पानी ने कहा अच्छा ज्यादा है, अभी रुक जा, वहीं आ रहा हूँ। तो पानी के पार्टिकल दौड़ लगाकर बढ़ गए कोशिका के अंदर, पानी के पार्टिकल दौड़ लगाकर बढ़ गए कोशिका के अंदर। अब जब कोशिका के अंदर पहले से ही पानी था और पानी उसके अंदर चला गया भैया, तो कोशिका क्या हो गई? कोशिका क्या हो गई? मोटू राम। कोशिका बन गई एक मोटा हाथी घूम के चला, तो मोटी हो गई कोशिका, मतलब फूल गई। तो प्रश्न आएगा पेपर में कि जब कोशिका को एक अल्प प्रसारी विलयन में रखते हैं तो कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोशिका फूल जाती है, कोशिका फूल जाती है बेटा। कोशिका क्या हो जाती है? आप बताओगे। कोशिका प्यारे बच्चे फूल जाएगी, स्वेल कर जाएगी, स्वेल हो जाती है कोशिका, कोशिका मोटी हो जाती है, फूल जाती है। समझ में आ गई बात? तो ये आपको चीजें हैं जो समझ कर चलनी है। तो बस इतनी सी याद करनी है कि अल्प प्रसारी मतलब कम कंसंट्रेशन में रखोगे तो कम से पानी के मॉलिक्यूल कोशिका के अंदर बढ़ जाएंगे ज्यादा में, और कोशिका फूल जाएगी। और कोशिका को अति प्रसारी विलयन में रखोगे तो कोशिका के पार्टिकल कहां भाग जाएंगे? ज्यादा की तरफ। जहां ज्यादा लड्डू बट रहे होंगे तुम भी तो वहीं जाओगे, है ना। जहां ज्यादा पैसे बट रहे होंगे तुम भी तो वहीं जाओगे। तो कम से ज्यादा की तरफ को भागती है हर चीज। तो पानी के मॉलिक्यूल हो चाहे कोशिका रस के मॉलिक्यूल हो, वो हमेशा वहीं को भागेंगे जहां ज्यादा कंसंट्रेशन होगी। तो प्यारे बच्चे ये सारा कंसंट्रेशन का खेल है। तो आपने पढ़ लिया कि कोशिका को अल्प प्रसारी विलयन में रखेंगे, कोशिका फूल जाती है। इसका एग्जाम्पल किशमिश बहुत पूछा जाता है। किशमिश, जब आप लोग किशमिश को, प्याले बच्चे जो रेजिन्स होते हैं इनको पानी में रखते हो, रात भर किशमिश को पानी में भिगो दो तो किशमिश सुबह तुम्हें मोटे हुए दिखते हैं। भैया भिगोए थे तुमने पिचके हुए किशमिश पानी में और किशमिश हो गए मोटू राम। तो प्यारे बच्चे ये हो जाता है आपका किसका एग्जाम्पल? अल्प प्रसारी विलयन का। और इस घटना को जब कोशिका फूल जाती है तो इस घटना को कहते हैं परासरण। इस घटना को कहते हैं ओस्मोसिस। ये पेपर में आता है, आपको पूछता है कि जब अल्प प्रसारी विलयन में रखने पर कोशिका फूल जाती है तो ये घटना कौन सी घटना कहलाती है? तो आप लोग बताओगे ये घटना होती है प्यारे बच्चे ओस्मोसिस, परासरण। एक बच्चा कह रहा है कि सांद्रता बताओ तो क्या होती है? सांद्रता को आप अमाउंट समझ लो, सांद्रता को आप किसी भी विलयन का अमाउंट, विलयन की मात्रा समझ के चलो। जब विलयन की मात्रा यहां ज्यादा है तो समझो कंसंट्रेशन यहां ज्यादा है, जब विलयन की मात्रा यहां ज्यादा है तो समझो कंसंट्रेशन यहां ज्यादा है। तो कंसंट्रेशन को साधारण भाषा में आप लोग विलयन की मात्रा लेकर चल सकते हो, अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट, ये मान सकते हो। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो जब कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग बताओगे। क्लियर? मोहम्मद कैफ कह रहे हैं कि धोखा दे दिया आपने तो भैया धोखा है तो समझ जाओ, धोखे से सबक लो, ठीक है, क्योंकि जीवन उसी का नाम है जब हम एक छोटी गलती से सीख ले पाते हैं। तो अगर धोखा मिला है तो समझ जाओ, संभल जाओ, जिंदगी में दोबारा मत खाना अगर आप सच में सीख लेकर गए हो तो। ठीक है, चलो आ जाओ अब आगे दो। सृष्टि कह रही है जवाब तो दो भाई, किसका जवाब दे बेटा? आप बताइए किसका जवाब दें? तो ये दोनों चीजें आपको पूछी जाती हैं पेपर में। अच्छा, जब कोशिका फूल गई, मोटी हो गई तो इसको ओस्मोसिस कह दिया, जैसे किशमिश हो गया। लेकिन जब कोशिका मैडम जी यहाँ पर सिकुड़ जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना का नाम भी पूछा जा सकता है, तो इस घटना के नीचे भी लिख लेना। इस घटना को आप लोग कहकर चलते हो, इसको कहा जाता है जीव द्रव्य कुंचन। जीव द्रव्य कुंचन, इसको कह देते हैं जीव द्रव्य कुंचन। प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस, इस घटना को कह देते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो ऐसे भी पूछ सकता है आपको कि जब कोशिका को किसी अति प्रसारी विलयन में रखा जाता है तो कोशिका सिकुड़ जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को कहते हैं जीव द्रव्य कुंचन, यानी कि प्लाज्मोलाइसिस। इतना सा याद करना है आप लोगों को, ठीक है, इतना सा याद करना है बेटा। हाँ जी, सीजीएल एमटीएस के लिए बिल्कुल क्लास ले सकते हो, ये याद करना है। अब मैंने एक और डायग्राम दिखाया था आपने, तीसरा वाला, ये वाला, ये जो तीसरा डायग्राम है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये क्या होता है? तो आइसोटोनिक मतलब सम प्रसारी, मतलब दोनों कंसंट्रेशन बराबर है, ये भी जितनी है उतनी है, दोनों कंसंट्रेशन बराबर है। अब दोनों कंसंट्रेशन बराबर है, देखो सम का मतलब होता है समान, तो कंसंट्रेशन दोनों जगह समान है ना। चाहे कोशिका द्रव की कंसंट्रेशन हो, चाहे कोशिका रस के अंदर की कंसंट्रेशन हो, दोनों की दोनों समान है बेटा। अब समान है तो कोशिका जिस साइज की है वैसी रहेगी, उस पर ना कोई प्रभाव पड़ेगा, ना वो फूलेगी ना वो पिचकेगी। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर कंसंट्रेशन इक्वल है, बराबर है, तो सम प्रसारी विलयन का मतलब है कि दोनों तरफ सांद्रता बराबर है। तो जितनी मात्रा में पानी अंदर जाएगा उतनी मात्रा में पानी बाहर आएगा, तो कोशिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोशिका जैसी है वैसी रहेगी।
ठीक है, समझ में आ गई? बनवा मैम के, भावना मैम के समझाना आसान है। ठीक है बेटा, क्लियर? तो ये आपने चीजें सी कॉन्सेप्ट था, बस दिमाग में रखकर जाना, पेपर में क्वेश्चन बना के आ जाओगे। ऐसे ही आपकी आरबीसी से भी पूछ लेता है कि आरबीसी को जब अति प्रसारी विलयन में रखेंगे तो वही है, आरबीसी को अति प्रसारी विलयन में रखोगे सुकुड़ जाएंगी। कोई भी कोशिका, हम हर कोशिका की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा होगा यहाँ पर। तो चलो आओ अब हम आगे बात करेंगे। आगे हमने बात करी कि मैम अगला काम क्या हो जाएगा, आप मतलब प्लाज्मा झिल्ली से ये चीजें पूछी जाती है, ये फिनोमिना, ये जो छोटी छोटी टर्म थी अति प्रसारी, अल्प प्रसारी, ये कोशिका वाले चैप्टर में यहाँ से पूछी जाती है। तो आपने अब समझ ली, अब आ जाओ बात करते हैं आपके कोशिका के अंदर अगले कोशिकांग की। तो दो चीजें आप पढ़ चुके हो, आपने पढ़ लिया कोशिका भित्ति सेल वॉल, आपने पढ़ लिया कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। आ जाओ तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो तीसरा पार्ट है भाई माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम लोग बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, जिसको कहते हैं सूत्रकणिका। भैया कोशिका का दिल और जान है, कोशिका का दिल है, कोशिका की जान है माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि आपको बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एक कोशिकांग है, सेल के अंदर होता है। आपने बच्चों ने नाम भी सुन रखा होगा भाई माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है, एचसीएम में फिजिक्स भी आता है बेटा, बिल्कुल आता है, क्लियर? तो अब देखो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी खोज किसने करी, ये पूछ लेता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से तो आप सभी परिचित हैं, इसकी डिस्कवरी किसने करी ये आपको पूछ लेता है। तो इसकी डिस्कवरी की बात जब आती है तो कहोगे कोलीकर ने करी थी। किसने प्यारे साथियों? कोलीकर। कोलीकर नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोजा था, कोलीकर ने। किसने? कोलीकर ने। और कोलीकर ने किसमें खोजा था? तो आप लोग बताते हो कीट के अंदर, है ना, कीटों की पेशी में खोजा था। कीटों की पेशी, जो कीट होते हैं ना इंसेक्ट, उनकी मसल में खोजा था प्यारे बच्चे। तो मसल ऑफ इंसेक्ट में इसको खोजा गया था, मसल्स ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट की मसल में खोजा था, कीट की मसल में, ठीक है, कीटों के अंदर जो मांसपेशी है उसमें कोलीकर ने खोजा था माइटोकॉन्ड्रिया को। दूसरा पॉइंट, मैम माइटोकॉन्ड्रिया शब्द को किसने दिया था, ये भी पूछ लेता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म है, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द है, इसको किसने दिया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो आप नाम लेते हो ना, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द है इसको दिया था किसने? बेंडा ने। किसने प्यारे बच्चे? बेंडा। गेंडा से याद कर लेना, बेंडा। गेंडा देखा है सभी ने? गेंडा, उसकी नाक पर सींग होता है, गेंडा। तो गेंडा से याद करना, बेंडा, ठीक है। तो बेंडा ने क्या करा था प्यारे बच्चे? माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया था, ठीक है, माई गेंडा, ऐसे याद कर लेना, माई गेंडा। तो माई मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और गेंडा मतलब बेंडा। तो गेंडा ने, सॉरी बेंडा ने नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, समझ में आई बात? अब तीसरा पॉइंट भी आता है यहाँ से कि माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम किसने दिया था? बायोप्लास्ट नाम किसने दिया था? तो आप लोग बताते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम जो दिया था वो किस साइंटिस्ट ने दिया, ये पूछा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को जो बायोप्लास्ट नाम दिया था ये दिया था ऑल्टमैन ने। किसने प्यारे बच्चे? ऑल्टमैन नाम के साइंटिस्ट ने। किसने? आप लोग बताएंगे, ऑल्टमैन ने, ठीक है, क्लियर? अति प्रसारी विलयन का एग्जांपल होता है अंगूर। बेटा अंगूर, अंगूर आपने देखा है? अच्छा, जब आपकी कोशिका श्रिंक हो जाती है, कोशिका श्रिंक होने का मतलब होता है जब आप लोग अंगूर को क्या करते हो, ऐसे पिचका, या अंगूर को आप पानी में छोड़ दो, तो अंगूर जो होंगे वो सारी रात उनको पानी में छोड़ोगे तो उनका जो पानी है जो अंदर भरा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा और अंगूर श्रिंक हो जाएंगे, पिचक जाएंगे प्यारे बच्चे फिर वो, ठीक है। तो ऐसे करके आप बता सकते हो। आपका उदाहरण आपकी आरबीसी, इसका उदाहरण आरबीसी। आरबीसी को जब आप अति प्रसारी विलयन में रखते हो तो ये श्रिंक हो जाएंगी बेटा, पानी में रखने पर आरबीसी श्रिंक हो जाएंगी, सुकुड़ जाएंगी, ठीक है। चलो, तो ऑल्टमैन ने क्या कहा था प्यारे बच्चे? ऑल्टमैन जो थे इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया था, ठीक, क्लियर? हाँ जी, अपलोड करेंगे क्वेश्चन सैटरडे में, जो आपको क्विज मिलेगी उसमें आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे, अब तक जो टॉपिक करा दिया मैंने उनके, ठीक है। आ जाओ अब बात करते हैं कि मैम माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह। बहुत बार प्रश्न बना है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? इसी को कहते हैं कोशिका का ऊर्जा गृह। तो कौन सा कोशिकांग है जिसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं? आप कहोगे माइटोकॉन्ड्रिया को। तो बताकर चलना है, नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो भैया ये कोशिका का पावर हाउस है, ठीक है। जैसे आपके घर में जब बिजली चली जाती है ना, जब आपके घर में बिजली चली जाती है तो पावर देने का काम कौन करता है? इन्वर्टर। इन्वर्टर आपके घर की बिजली को चलाता है फिर जब बिजली भाग जाती है। वैसे ही पूरी कोशिका जब खाना बना लेती है, उस खाने से जो ऊर्जा संचित होती है वो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो पूरी कोशिका को चलाने का काम माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। पूरी कोशिका की जो ऊर्जा है, जैसे तुमने स्त्री मूवी देखी थी, स्त्री मूवी में पूरी स्त्री की शक्ति उसकी चोटी में थी प्यारे बच्चे, है ना। तो स्त्री की शक्ति किसमें थी? उसकी चोटी में। स्त्री कल मत आना, ठीक है, तो स्त्री तुम मत आना। तो भैया जो स्त्री थी उसकी शक्ति उसकी चोटी में थी। सेम वैसे ही पूरी कोशिका की ऊर्जा, पूरी कोशिका की शक्ति जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्लियर? समझ में आ गई बात? क्लास सही नहीं चल रही है? क्या हो गया क्लास में? क्या क्लास नाराज हो रही है? जल्दी बताओ। मेरे सामने भी क्लास चल रही है, मैं तो देख पा रही हूँ बिल्कुल सही चल रही है। खून का पीएच मान कितना होता है बेटा? मैंने आपको बताया था 7.4 होता है खून का पीएच मान। जब आपने ब्लड वाला चैप्टर करा था तो आपने करा था, ठीक है। चलो, आपकी शक्ति भी इन्वर्टर है, ठीक है बेटा। तो समझ में आई? हाँ जी, सीजीएल क्लियर होगा क्या बेटा? सीजीएल क्लियर करना है तो सिर्फ बायो थोड़ी ना पढ़ के होगा, मैथ्स भी करना होगा, इंग्लिश भी करनी होगी, जीएस भी करनी होगी, तब बिल्कुल होगा क्लियर, ठीक है। चलो आ जाओ, अब आगे बात करते हैं, ठीक है। अब हम चल रहे हैं, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कोशिका का ऊर्जा गृह। अब अभी हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बातें कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एटीपी का संचय होता है। एटीपी का संचय माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। ये पूछा जाता है एटीपी का संचय कहाँ होता है? सूत्रकणिका में होता है। सूत्रकणिका ही कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। तो आप लोगों को पूछता है ये क्वेश्चन कि जो एटीपी होते हैं इनका संचय कहाँ होता है? एटीपी कहाँ इकट्ठा होते हैं? एटीपी कहाँ स्टोर करके रखे जाते हैं? जैसे तुम्हारे पास अगर पैसा है तो उस पैसे को आप अपने घर में तिजोरी में स्टोर करके रखते हो, वैसे ही जो एटीपी है वो कोशिका का पैसा है। कोशिका के पास एटीपी है, धन दौलत जो भी है। जैसे आप अपने जीवन में सब कुछ पैसे के लिए करते हो, अब आप मेहनत कर रहे हो अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए आप मेहनत कर रहे हो, जिससे आपकी नौकरी लगे, आपको पैसा मिले, है ना। तो हम सब पैसे के लिए मेहनत कर रहे हैं, अपने पैसे को तिजोरी में संभाल कर रखते हैं। तो वैसे ही पूरी कोशिका जो मेहनत कर रही है ऊर्जा के लिए कर रही है, ऊर्जा के लिए, क्योंकि ऊर्जा से ही वो काम कर पाएगी, किसी शरीर को चला पाएगी। तो वो पूरी ऊर्जा जो है जिस रूप में रहती है वो एटीपी है, और एटीपी को ही रखा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया तिजोरी भी है प्यारे बच्चे, जिसमें एटीपी रखे रहते हैं। एटीपी जिसको कहते हो आप एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी लिखवाऊंगी, तो पहले लिख लो एटीपी स्टोर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी स्टोर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्या होता है? एटीपी स्टोर होते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? एटीपी स्टोर होते हैं। अब एटीपी क्या है, चलिए बात करते हैं एटीपी के बारे में।
एटीपी, इनसे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? सबसे पहला पॉइंट बनता है कि एटीपी की फुल फॉर्म बता दो, मैंने बता दिया आपको एटीपी की फुल फॉर्म। आप कहोगे एटीपी की फुल फॉर्म आइसोटोनिक भी लिखवाओ मैम। बेटा आइसोटोनिक लिखवा तो दिया कि ऐसा विलयन जहां पे सांद्रता बराबर होती है, ये रहा बेटा, मैंने लिखवा दिया, ये रहा। तो यहाँ पर जो सांद्रता है वो बराबर होती है, बस इसके बारे में इतना याद रखना है। जो आपके शरीर में होता है नॉर्मली, आपकी जो सेल है वो आइसोटोनिक सोल्यूशन में रहती है, क्योंकि ना उनके पास सांद्रता कम है ना ज्यादा, तभी तो वो इक्वल है, जो उनकी फाइनली शेप है उसमें रहती है। तो आपकी ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता बराबर होती है उसी को कहते हो आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो सिंपल सी बात, इसके बारे में इतना लिखना है बस। तो कोशिका पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना कोशिका सुकड़ेगी, ना कोशिका मोटी होगी, ना पतली होगी, कुछ नहीं। जो एक्चुअल साइज है, जो कोशिका का वास्तविक साइज है, वास्तविक साइज जो है कोशिका का, वास्तविक आकार जो है उसी में रहेगी अपनी कोशिका जो होती है। रियल जो शेप है कोशिका की उसी में रहती है फिर ये कोशिका। समझ में आ गई? इतनी सी बात इसके बारे में। चलो आ जाओ, एटीपी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग कि मैम एटीपी क्या होती है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है, आप लोग बताते हो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, ये होता है एटीपी की फुल फॉर्म। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐसे हिंदी में रहती है। ठीक है, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आप बताएंगे ट्राइफॉस्फेट, ये होता है एटीपी की फुल फॉर्म, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब ये जो एटीपी है इसको मैम एक और नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, एटीपी को कहते हैं कोशिका का ऊर्जा सिक्का। ये प्रश्न आता है पेपर में आपको कि कोशिका का ऊर्जा सिक्का किसे कहते हैं? ऊर्जा सिक्का कहते हैं एटीपी को। ठीक है, तो इसको कोशिका का ऊर्जा सिक्का कहते हैं बेटा। समझ में आ गई बात? इसको क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा सिक्का कहते हैं। इसको कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, तो इसको कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो ये कोशिका का ऊर्जा सिक्का है। मतलब जैसे मैंने कहा कि हम लोग अपने पैसे जब रखते हैं तो रुपया पैसे की फॉर्म में रखते हैं, है ना, भारत में हम लोग रुपया है हमारी करेंसी। वैसे ही जो कोशिका के अंदर एनर्जी होती है वो एटीपी के रूप में होती है, इसलिए एटीपी को कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ये कोशिका का ऊर्जा सिक्का है। ठीक है, तो इसको आप कोशिका का ऊर्जा सिक्का कहते हो। यहाँ ब्रैकेट में लिख रही हूँ, कई बार ऊर्जा इकाई के नाम से भी इसको जाना जाता है, कई बार ऊर्जा इकाई भी कह देते हैं। तो कुछ भी आए पेपर में, ऊर्जा इकाई लिखा हुआ है यानी एनर्जी यूनिट लिखा हुआ है, या ऊर्जा सिक्का लिखा हुआ है, बात किसके बारे में हो रही है? बात हो रही है इसके एटीपी के बारे में। तो एटीपी जो होते हैं इनको ही आप लोग कोशिका का एनर्जी करेंसी ऊर्जा सिक्का कहते हो, और इन्हीं को आप कोशिका की ऊर्जा इकाई भी कहते हो। बस नाम का अंदर है, कई बार ऊर्जा सिक्का के नाम से पूछ लेता है, कई बार ऊर्जा इकाई के नाम से पूछ लेता है। तो ये होता है एटीपी, जिसके बारे में आपको याद रखना है। ये कहां बनते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। आओ अगला पॉइंट पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है प्यारे साथियों, इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली कोशिकांग है। ठीक है, तो ये कैसा होता है? दोहरी झिल्ली कोशिकांग होता है। दोहरी झिल्ली कोशिकांग है बेटा। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्लीनुमा कोशिकांग है। दोहरी झिल्लीनुमा कोशिकांग मतलब इसके चारों तरफ दो झिल्ली है, दोहरी झिल्लीनुमा कोशिकांग होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन का होता है बच्चा, डबल मेम्ब्रेन। इसको ना सर्दी ज्यादा लगती है। अब जिसको सर्दी ज्यादा लगती है तो भैया वो क्या करेगा? वो तो डबल डबल रिजाई ओढ़कर सोएगा ना। जैसे तुम्हें ज्यादा सर्दी लगती है तो तुम कहते हो मम्मी कंबल भी डाल दो हमारे ऊपर रिजाई भी डाल दो। तो भैया कंबल भी ओढ़ लिया, रजाई भी ओढ़ ली, दो झिल्ली हो गई। सेम वैसे ही जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये भी दो झिल्लियों में बंद रहता है। कैसे? दिखा तो जरा एक बार मैडम जी, दिखाओ तो जरा एक बार। तो चलो देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। भैया रुक जा, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ भागा जा रहा है? ये होता है देखो माइटोकॉन्ड्रिया, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसको अगर आप देखते हो ये है कोशिका का पावर हाउस। ठीक है, और इसी के अंदर आपको एटीपी जो है स्टोर होते हुए दिखेंगे। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया दो झिल्ली से बना है। तो एक तो होती है देखो इसके अंदर, ये जो तुम्हें दिख रही है ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, देखो ये रही इनर मेम्ब्रेन, ये इसकी आंतरिक झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली। ठीक है, अंदर वाली झिल्ली है, और ये हो जाती है इसकी बाहर वाली झिल्ली। ठीक है, देखो आंतरिक झिल्ली को अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो पीले पीले रंग से आपको दिख रही है ना अंदर, ये जो पीले पीले रंग से दिख रही है ये इसकी आंतरिक झिल्ली कही जाती है। लेकिन यहीं पर आप लोग अगर देखेंगे नीचे की तरफ तो ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो जाती है, बाह्य झिल्ली, ये हो जाती है इसकी बाह्य झिल्ली। तो कुल मिलाकर आपको ये याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया पर दो झिल्लियां हैं, एक बाहर की झिल्ली होती है, एक आंतरिक झिल्ली होती है, यानी दो झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिकांग है। पेपर में आता है कि कोशिका के अंदर दो झिल्ली वाले कोशिकांग कौन से हैं? तो दो झिल्ली वाले कोशिकांग सिर्फ तीन है पूरी कोशिका में, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया एंड आप लोग बताओगे प्लास्टिड, लवक जो पौधों में होते हैं, जिसको आप आगे पढ़ोगे। तो ये क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया? दो झिल्ली वाला। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उंगली के समान कुछ संरचनाएं होती हैं। देखो ये जो तुम्हें दिख रही है व्हाइट व्हाइट, ये क्या है? ये उंगली के जैसी संरचनाएं हैं, जैसे आपकी उंगलियां होती हैं। इनको कहते हैं हम क्रिस्टी। इनको क्या कहते हो? क्रिस्टी। तो पेपर में आता है कि क्रिस्टी कहाँ होते हैं? तो आप कहते हो क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, और उंगली के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? अंगुली के समान होते हैं बेटा। जैसे कोई उंगली होती है, जैसे कोई हमारी फिंगर होती है, ऐसी संरचना होती है जिन्हें कहते हैं क्रिस्टी। और बेटा इसके अंदर देखो पानी पानी सा दिख रहा होगा, ये पानी पानी सा दिख रहा होगा। तो बेटा ये पानी पानी सा है एक तरल, इसको कहते हैं मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक तरल भरा रहता है जिसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक तरल पाया जाता है, ये तरल क्या है? तो आपने कहा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक तरल होता है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। या क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया में उंगली के समान जो संरचनाएं हैं उनको क्या कहते हैं? तो उंगली के जैसी संरचनाएं होती हैं क्रिस्टी, जिनको आप कहते हो क्रिस्टी। अब सबसे खास बात माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, बेटा बहुत बार पेपर में आता है, बहुत बार गांठ बांध कर रख लो, अभी पुड़िया बनाकर रख लो, पुड़िया बनाकर, और कहते हैं ना पुड़िया बनाकर चूरन दे जाओ, खा जाओ। ठीक है, क्या कि भैया कौन सा कोशिकांग ऐसा है जिसके पास खुद का डीएनए है, जिसके पास खुद के राइबोसोम है? तो बेटा आप जब एक कोशिका को देखते हो, उस कोशिका के अंदर केवल केंद्रक मुखिया है, मुखिया पूरी कोशिका का, केंद्रक पूरी कोशिका का मुखिया है, हेड है। तो भैया वो कहता है डीएनए तो मेरे पास रहेगा, डीएनए को तो किसी को दूंगा ही नहीं,
जैसे हमारी क्रिकेट टीम के अंदर जो सचिन तेंदुलकर हुआ करते थे, वो मुखिया थे मुखिया। जिस टीम में सचिन तेंदुलकर थे वो टीम कभी हार ही नहीं सकती थी। तो वैसे ही हमारे क्रिकेटर कहते थे कि हम अपनी तरफ सचिन तेंदुलकर को रखेंगे, ये कभी हमें हारने नहीं देगा। तो वैसे पूरी कोशिका का जो मुखिया है वो केंद्रक है। और भैया सचिन तेंदुलकर क्या है? डीएनए। तो सचिन तेंदुलकर जहां थे, कहां थे सचिन तेंदुलकर? हमारी मुख्य क्रिकेट टीम के अंदर थे। मेन क्रिकेट टीम जो थी हमारी इंटरनेशनल जो खेलती थी उसमें रखते थे सचिन, रखा था सचिन तेंदुलकर को, तभी हमारी टीम इंटरनेशनल जीत कर आती थी। वैसे ही आपकी जो कोशिका है उसके अंदर केंद्रक है और केंद्रक के अंदर है डीएनए। तो केंद्रक के अंदर ही रहता है डीएनए, ठीक है। लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया कहता है कि मुझे भी डीएनए चाहिए, मेरा भी हक है डीएनए पर। तो कुछ मात्रा में डीएनए इसके पास भी है। तो आपको कभी भी पूछे कि कोशिका का कौन सा कोशिकांग है जिसके पास डीएनए होता है, दिख रहा है लाल लाल रंग में, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है। और डीएनए है तो भैया इसने अपने पास राइबोसोम भी रख लिए। तो राइबोसोम देखो बड़े अच्छे से समझना, एक चीज समझाने वाली हूँ, एक चीज समझाऊंगी बेटा, ठीक है। गलत बात है, इंग्लिश नहीं बोलते आप। अरे भैया इंग्लिश को कैसे बोला जाएगा ये बताओ मुझे, इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं हम? क्या कोई और दूसरा टीचर आपको इंग्लिश में भी पढ़ाता है? भैया मैं माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया कर रही हूँ उतनी देर से, माइटोकॉन्ड्रिया को ही तो माइटोकॉन्ड्रिया इंग्लिश में कहा जाता है। और भैया डीएनए को तो डीएनए कहा जाता है। इंग्लिश यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई है, मैंने तो इसीलिए हिंदी में भी लिखा है आपको, इंग्लिश में ये सारी चीजें देख लो भैया। अब फिर भी कहोगे कि इंग्लिश नहीं लिखी हुई तो कैसे चलेगा? ठीक है, आ जाओ आगे बात करते हैं। अब बड़े ध्यान से समझना एक चीज आप लोग, ठीक है। लिसन टू मी केयरफुली गाइस, एवरीबॉडी लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है। इमेजिन दिस इज योर सेल, this is your cell and this is your nucleus, okay, this is a cell and inside this is a nucleus. What is it? It is a nucleus of cell, nucleus, ठीक है। ऐसे पढ़ाऊं क्या? अब बच्चा ये बताओ ऐसे पढ़ाऊं क्या? इंग्लिश नहीं बोलते, गलत बात है भैया। भारत देश में रह रहे हो, भारतीय हो, इतनी तो अंग्रेजी समझते हो, बाकी सारी चीजों को तो मैं बाइलिंगुअल अभी तक लिखवाती आ रही हूँ। एक भी ऐसा चीज या एक भी ऐसी लाइन बता दो जो मैंने आपको क्लियरली सिंगल लिख दी हो, इंग्लिश में ना लिखी हो। जब हिंदी लिखती हूँ तो हिंदी में बोलती हूँ, जब इंग्लिश लिखती हूँ तो इंग्लिश में बोलती हूँ। When I am writing Hindi, then I tell you the sentence in Hindi. मैं आपको बताती हूँ वो सेंटेंस हिंदी में। और when I am writing in English, I also speak in English. ठीक है, तो जब मैं इंग्लिश में लिखती हूँ तो मैं इंग्लिश में भी बोलती हूँ आप लोगों के लिए। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो मैं तो सारी चीजों को लेकर चल रही हूँ बेटा। आ जाओ आगे बात कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते बेटा आप यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। तो आ जाओ अब हम बात करते हैं कि इमेजिन करो ये आपकी सेल है बेटा, ठीक है। दिस इज योर सेल। मैं बार बार सेल ही बोल रही हूँ, कोशिका तो मैं बोल भी नहीं रही हूँ। बेचारे हिंदी वालों को कहना चाहिए कि कभी कभी हिंदी भी बोल दो, कभी कभी माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्री कणिका भी बोल दो, है ना, कभी डीएनए को डीऑक्सी डीएनए भी बोल दो, डीएनए तो कह रहा है हिंदी इंग्लिश दोनों में एक। तो बेटा आ जाओ बात करते हैं। ये आप लोगों का न्यूक्लियस है, केंद्रक है। अब जब डीएनए की बात होती है तो डीएनए यहाँ बैठा रहता है, डीएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। डीएनए जो होता है वो केंद्रक के अंदर होता है बेटा, ठीक है। लेकिन आपको अभी मैंने कहा एज्यूम करो ये आप लोगों की कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है बच्चा? माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये है प्यारे बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो जाता है आपका सूत्री कणिका। तो ये सूत्र कणिका है। तो मैंने अभी भी कहा कि यहाँ पर भी कुछ मात्रा में आपको डीएनए मिलेगा, यहाँ पर भी आपको कुछ मात्रा में डीएनए मिलेगा। तो जब भी आपको पूछेगा कि इस पूरी सेल के अंदर जो मेन डीएनए है, जो मुख्य डीएनए है वो कहाँ है, तो भैया मुख्य डीएनए तो यही है केंद्रक के अंदर। मेन डीएनए जो होता है इट इज प्लेस्ड इन न्यूक्लियस। ये तो कहाँ है बेटा? न्यूक्लियस के अंदर है। बट जब हम बात करते हैं दूसरे डीएनए की या ऐसा डीएनए जो स्मॉल अमाउंट में है, छोटी मात्रा में है, तो वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिलेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी डीएनए होता है और साथ में राइबोसोम भी होते हैं, ठीक है। साथ में क्या होते हैं? राइबोसोम भी होते हैं। तो जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास डीएनए और राइबोसोम दोनों होते हैं। तो पेपर में बहुत बार प्रश्न बनाए कि कौन सा कोशिकांग है जिसके पास खुद का डीएनए और आरएनए होता है, ठीक है। समझ में आ गई? आगे बात करें, चलो। अब हम लोगों ने बात करी कि मैम अच्छा डीएनए यहाँ हो गया पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर यहाँ हो गया, क्या कहीं तीसरे नंबर पर भी डीएनए है? तो है, कहाँ? ऐसे मान लीजिए ये है क्लोरोप्लास्ट, मान लीजिए ये है हरित लवक, हरित लवक जिसको आप कहते हो क्लोरोप्लास्ट, ये है क्लोरोप्लास्ट। तो बेटा क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होता है डीएनए, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो हैव इट्स ओन डीएनए। तो ये थर्ड पार्ट हो गया, तीसरी जगह होगी जहां डीएनए होता है। तो ओवरऑल पूरी सेल के अंदर तीन ऐसी जगह है जहां आपको डीएनए मिलता है। कहाँ का? केंद्रक में मिलता है, न्यूक्लियस में, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना, सूत्री कणिका के अंदर, और तीसरा आपको क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। यानी कि प्यारे बच्चे क्या कहाँ मिलता है? आप लोग बताकर चलते हो हरित लवक में मिलता है, ठीक है। क्लियर, चलो आ जाओ आगे बात करेंगे। ये फिगर बनाना है बेटा, समझने के लिए बना सकते हो, बाकी मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, आप इसे समझ गए होंगे। आओ अब आगे बात करते हैं। तो आ जाओ, मैं ये सारे फैक्ट आपको लिखवा देती हूँ माइटोकॉन्ड्रिया वाले सेक्शन के अंदर। तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया समझो आपका खत्म। तो हमने बात करी कि माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से बना है, ये आपने पढ़ लिया। अगला पॉइंट लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो लिखेंगे सूत्र कणिका के पास, सूत्र कणिका, सूत्र कणिका में स्वयं का डीएनए, स्वयं का डीएनए तथा राइबोसोम पाए जाते हैं, तथा राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों के दोनों चीजें पाई जाती हैं, इस बात को याद रखोगे। तो लिखेंगे आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया हैव इट्स ओन डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया हैव इट्स ओन डीएनए, ठीक है, डीएनए एंड राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का राइबोसोम और डीएनए होता है। पॉइंट क्लियर हो गया भाई सभी बच्चों का? ठीक है। तो ऐसे करके आपको यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इतने फैक्ट्स हैं जो याद करने हैं। दो तीन फैक्ट और लिखवा देती हूँ बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसी में ही वायवीय श्वसन की क्रिया होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करती है हमारी कोशिका, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। तो ये भी पूछ लेता है कि वायवीय श्वसन की क्रिया कहाँ होती है, तो वायवीय श्वसन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। वायवीय श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। वायवीय श्वसन की क्रिया सूत्र कणिका में होती है। क्लियर हो गई बात? तो जब कभी भी आप सांस लेते हैं, जब कभी भी आप रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ओवरऑल, जो एयर है, ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में ही जाकर क्या होगा? बर्न। तो आप बताओगे वायवीय श्वसन की क्रिया सूत्र कणिका में होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही वायवीय श्वसन की क्रिया होती है, ठीक है। क्लियर, ऑल क्लियर? बताओ जल्दी से, सारी चीजें क्लियर है यहाँ तक, है ना भाई? मैम ये क्या होता है?
बेटा वाई क्वेश्चन, जब मैं आपको रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, तो वहां मैं अभी आपको ही पढ़ाऊंगी चीजें कि रेस्पिरेशन क्या होता है। तो जब आपकी सेल रेस्पिरेशन करती है, एयर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करती है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। क्लियर? चलो, मैं सबकी बात सुनूंगी तो भैया पढ़ाऊंगी कब, ये बताओ मुझे। सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगी धीरे धीरे, राइबोसोम क्या होते हैं ये भी पढ़ाऊंगी, सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगी बेटा एक एक करके। अगला जो सेल ऑर्गेनल है उसको हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में, क्योंकि जैसे मैं शुरू करूंगी टाइम हो जाएगा, वो अधूरा रह जाएगा, फिर कल की क्लास में फिर उसको दोबारा से रिपीट करेंगे। तो इसीलिए आज इतना ही रहने देते हैं। कल की क्लास में मैं आप लोगों को जो कोशिका के बचे हुए कोशिकांग उनको बताने की कोशिश करती हूँ, और मुझे लगता है कि टॉपिक आपका मंडे को ही खत्म हो पाएगा। ठीक है, क्लियर? मैं अपने पुराने अंदाज में पढ़ाऊँ, पुराना ही अंदाज है भैया, अंदाज वही है जो तुम्हें पसंद आए। ठीक है, चलो भाई, 6 हाँ जी, ग्रुप डी के लिए सफिशिएंट है, बिल्कुल सफिशिएंट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा कहने का बात है कि आज जितना भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, अति प्रसारी, अल्प प्रसारी, सम प्रसारी और प्यारे बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर, ये आपकी बुद्धि में अच्छे से फिट हो गया होगा, आपने इन चीजों को अच्छे से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। और अगली क्लास में हम दूसरे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बात करेंगे। कोशिका एक बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है बेटा, ये कई क्लासेस में जाकर आपका खत्म होता है, क्योंकि छोटा 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 आपको डिटेल में चीजें जब समझानी पड़ती हैं, आराम से समझानी पड़ती हैं, तो ये टाइम टेकिंग होती है चीजें। ठीक है, तो बिल्कुल कल की क्लास में आगे की चीजें हम लोग पढ़ेंगे। बेटा मैं अभी आपको डीएनए की फुल फॉर्म भी बताऊंगी, जब मैं आपको न्यूक्लियस पढ़ाऊंगी ना, कल न्यूक्लियस ही पढ़ाऊंगी, तो कल आपको डीएनए और आरएनए ही कंप्लीट करा दूंगी पहले। ठीक है, चलो तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अभी तो भैया बायोलॉजी शुरू हुई है, अभी से खत्म कर दोगे क्या इसे?